नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह यदुवंशी। कोटा पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हाड़ौती के लोक उत्सव कहे जाने वाले राष्ट्रीय मेला दशहरा कोटा की। 129वां राष्ट्रीय मेला दशहरा शुरू हो चुका है। आज विधिवत माँ दुर्गा पूजन के साथ इसका शुभारंभ हो चुका है। आज हम बात करते हैं रियासतकालीन कोटा तब और अब। हमारे साथ हैं कोटा इतिहास से जुड़े इतिहासविद फ़िरोज़ अहमद जी। फ़िरोज़ अहमद जी हमें उन तमाम रोचक तथ्यों की जानकारी देंगे जो कोटा मेला दशहरा से संबंधित हैं। हम सीधे चलते हैं फ़िरोज़ अहमद जी साहब के पास। फ़िरोज़ साहब, कोटा पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हमारे दर्शक जो है आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मेला दशहरा आज इस मुकाम पर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तब क्या होता था, किस तरह की यह परंपराएं थी और लोगों का किस तरह इसमें लगाव था, और आज क्या स्थिति है। इस टॉपिक पे आप हमारे दर्शकों को विस्तृत से बताएं। सबसे पहले तो कोटा पत्रिका के लिए मेरी शुभकामनाएं और आपको नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। अब मैं कोटा दशहरे मेले के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेला रियासत काल में सन 1893 में महाराज उम्मेद सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। हालांकि रावण वध की परंपरा तो यहाँ पर बहुत पहले से चली आ रही है और महाराज किशोर सिंह जी द्वितीय के समय में भी रावण वध हुआ करता था, जिसके प्रमाण मौजूद हैं और चित्रकारी भी मिलती है उस समय की। किस तरह का रावण हुआ करता था उस समय किस तरह का रावण हुआ करता था? उस समय यहाँ पर हाड़ौती में शुरू से ही जो परंपरा शुरू हुई रावण वध की परंपरा थी रावण को मारने की। लेकिन अभी जो वर्तमान के अंदर जो रावण वध की जो परंपरा है वो दहन में परिवर्तित हो चुकी है। ये तब्दीली सन 1964 से आई है यहाँ पर। उसके पहले तो यहाँ वही मिट्टी का रावण बनता था, लकड़ी का सर उसके ऊपर रखा जाता था बना करके, और पक्की प्रतिमाएं दशहरा स्थल पर बनी हुई थी रावण के पूरे परिवार की। ये थी रावण मुख्य प्रतिमा, जो सबसे बड़ी थी वो रावण की थी। दूसरी मंदोदरी और कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण और सुपर्णका, इनकी प्रतिमाएं पक्की थी, जिनके ऊपर लकड़ियों के सर बना करके उनको सजावट करके चित्रकारों के द्वारा रखा जाता था। और पंचमी के दिन रावण का मुंह लाल करने की परंपरा रियासत काल में थी यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर रावण वध हुआ करता था और रावण की जो नाभि थी वो प्रतिमा के अंदर एक आलिया था, ताख, उसके अंदर एक घड़ा रख दिया जाता था छोटा सा, उसमें लाल रंग भर दिया जाता था। तो जिस दिन रावण वध करते थे दरबार तीर चला करके, तीर की रस्म अदा करके, तो वो फूट जाता था और उसको ये माना जाता था कि रावण की नाभि में तीर लग गया और वो मर गया। और पीछे से हाथी या मशीन की सहायता से वो लकड़ी के सर जो बनाए जाते थे रावण और अन्य प्रतिमाओं के, वो गिरा दिए जाते थे। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि रावण का सर जो लकड़ियों को गूंथ करके बनाया जाता था वो 80 मन लकड़ी का होता था, और बाकी अन्य प्रतिमाओं के 20 और 25 मन लकड़ियों के बने होते थे। तो जब ये सर गिराए जाते थे मशीन से खींच करके, तो उस वक्त गरीब गुरबा जो होते थे लोग बाग, वो गिरते ही मतलब जो है उन लकड़ियों को लूटने का प्रयास करते थे और लूटते थे। उसके बाद में फिर आतिशबाजी होती थी और रावण के पीछे जो मैदान था, जहाँ वर्तमान में नगर निगम का ऑफिस बन चुका है, वहाँ पर कई तोपें चलाई जाती थी, कोपबान भी चलाए जाते थे। ये परंपरा थी। और रावण वध के होने से पूर्व पहले महाराव साहब द्वारा सीता जी के पानी की पूजा की जाती थी। साय 5:30 बजे के लगभग गढ़ से सवारी दशहरे की विजयदशमी के दिन प्रारंभ होती थी। तो प्रारंभ होते ही कोपबान चलते थे, कुछ तोपें भी गढ़ के बुर्जों पे चलाई जाती थी, और एक हरकारे द्वारा ये सिद्ध करवाया जाता था रावण स्थल पे भिजवा करके कि रावण मान जाए, मतलब वो युद्ध नहीं करे। तो रावण के पीछे एक बहुरूपिया व्यक्ति कोई बैठ जाता था, और एक जो हरकारा जाता था वो कहता था कि रावण जी मान जाओ, नहीं तो फिर हम युद्ध करेंगे तुमसे। तो वो कहता था न मानूँ न मानूँ। तब फिर सवारी प्रस्थान करती थी गढ़ से, और दरबार में जा कर के वो तीर की रस्म अदा करके और रावण का वध किया करते थे। उस समय महाराज कुंवर भी दरबार के साथ रहते थे। दरबार बहुत सज धज करके और सोने की तीतरी वाले ओहदे में हाथी पर सवार होकर के पूरे लवाजमे के साथ रावण वध के लिए गढ़ से जाते थे।
और ये सवारी बड़ी भव्य होती थी। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का विमान इसमें शामिल रहता था और आज भी रहता है। ये परंपरा लक्ष्मी नारायण जी के विमान के बिना रावण वध नहीं होता। यहाँ कोटा की ये परंपरा है हाड़ा शासकों की। तो ये उस समय परंपरा थी। और जैसे मेला शुरू किया दरबार ने 1893 में, उस समय उन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से पशु मेले का भी आयोजन शुरू किया था, जो इस मेले की पूरे दशहरे की जान हुआ करता था, क्योंकि उसी में हमारे यहाँ की हाड़ौती की लोक कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती थी। परंतु वर्तमान में पता नहीं क्या सोच करके यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे लीडरों ने, नेताओं ने मतलब उस मेले को यहाँ से परिवर्तित करके अन्य स्थान पर कर दिया, जिससे सारी मेले की रौनक ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि इसको 4 दीवारी में सिमट दिया गया। इससे भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ा है कि इसका जो पुराना लुक है वो देखने को पर्यटकों को नहीं मिल पाएगा। पुरानी दुकानों की जमावट ही यहाँ बहुत अच्छी थी। रियासत काल में तो खैर टेंट में दुकानें लगा करती थी तिरपालों के अंदर। और ये मेला प्रारंभ में 3 दिवसीय था। शुरू में जब हुआ है तो रावण वध देखने के लिए हाड़ौती की गांव के लोग उमड़ते थे यहाँ, और गाड़ियों की कतारें लग जाती थी रावण वध के स्थल के वहाँ। और वो यहीं 3 दिन तक रुकते थे गांव के लोग, और रावण का तीसरा करके जाते थे। वहीं बाटियां बनाते थे, दाल बनाते थे और अपना भोजन खा के सो जाते थे। रावण वध के बाद 3 दिन बाद वो यहाँ से रवाना होते थे। तो एक कहावत थी कि रावण जी को तीसरो और कोटा बारे नीसरो, 3 दिन बाद वो उसका तीजा करके चले जाते थे। ये परंपरा यहाँ की थी पुरानी, वो आज देखने को नहीं मिलती। आज की पीढ़ी जानती नहीं है इस बारे में। तो ये बदलाव हुआ। इस मेले की भव्यता सन 1932 से हुई, जब सन 1928-29 में कोटा में नल बिजली लग गई और 21 के अंदर नगर पालिका की स्थापना हो गई। तो आधा भार सफाई का, बिजली का, पानी का ये नगर पालिका को दरबार ने दे दिया। बाकी राज्य की ओर से इसकी व्यवस्थाएं रहीं बनी हुई। तो उम्मेद सिंह जी को ही इसका श्रेय जाता है मेले को प्रारंभ करने का। और ये मेला भारत के अंदर बड़ा प्रसिद्ध हुआ। पशु मेले के अंदर और दशहरा मेले के अंदर भारत के बड़े बड़े शहरों की दुकानें आया करती थी, और लोग बाग इंतज़ार करते थे कि दशहरा आएगा तब हम ये फलां चीज़ खरीदेंगे। चाहे वो कपड़े हों, मिट्टी के सामान हो, लोहे के सामान हो, सजावटी सामान हो, ये सब खरीदने के लिए वो एक इंतज़ार करती थी कोटा की पब्लिक और हाड़ौती की। लेकिन आज तो खैर वर्तमान युग में तो मॉडर्न युग है, तो तरह तरह का सामान अब शहर में मिल जाता है। गांव की पब्लिक, कई गांव में भी अब रावण वध होने लग गया, पहले नहीं होता था। तो अब इतनी वो गांव की पब्लिक तो नहीं आती, लेकिन शहर की बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो रावण वध के दिन तो विशेष रूप से यहाँ आज भी भीड़ रहती है। लेकिन वो रौनक जो हुआ करती थी पहले दशहरे के टाइम पर, वो अब नहीं है इसके अंदर। फिरोज अहमद जी साहब, हमें ये बताया, जब आपने बचपन से इस मेले को देखा है, जब बचपन में जब जाते थे तो आप किस तरह से, जो जलेबी खाना, जो पकौड़े, किस तरह के व्यंजन होते थे, क्या भाव होते थे उस समय? और आज हम जो जब है किस दशहरा दुनिया में, देखने हाँ, जाते थे यहाँ क्या पर, तो पकोड़े वालों की दुकानें भी होती थी, फल वालों की भी दुकानें लगती थी, और विशेष रूप से यहाँ जो बिकता था वो था गन्ना। अच्छा। साजी देवड़े के यहाँ कतार से गन्ने की दुकानें लगती थी। और उस समय रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार बर्तन बाज़ार बहुत ही खूबसूरत सजाया जाता था। आज बर्तन बाज़ार की रौनक ख़त्म हो चुकी है दशहरे में। इसको पुनः प्रारंभ करना चाहिए। उस एक आकर्षण था, लोग बाग बर्तन खरीदते थे दिवाली के पहले दशहरे में से, वो ख़त्म हो गया। मेला तो भरता है अभी भी, और मतलब भर रहा था कई सालों से। देश की आज़ादी के बाद से भी बराबर इसकी परंपरा जारी है। ब्रजराज सिंह जी दरबार, जिनका निधन हो चुका है, वो बड़े शौकीन थे। उन्होंने दरी खाने की परंपरा जो लुप्त हो गई थी, उसको दूसरे नए रूप में शुरू आज से 20 साल पहले लगभग किया था गढ़ में। रावण वध के दिन, विजयदशमी के दिन उन्होंने मतलब पूरे परंपरागत वेशभूषा में सबको आने का निमंत्रण दे करके रामेश्याम करने का एक सुनहरा अवसर दिया था। और गढ़ के जलेब चौक से दरबार ने सवारी के प्रस्थान की परंपरा को पुनः शुरू किया था। लेकिन इस साल मैं कह नहीं सकता कि उस तरह की जमावट होगी सवारी की, या दरी खाना भरेगा, क्योंकि नए महाराजा विजयराज सिंह जी हैं, महाराज कुंवर साहब, तो इसको समय भी लग सकता है। और किस तरह दशहरे का पुराना रूप लौटेगा ये नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि परंपराएं सारी बंद हो चुकी हैं हमारी। दशहरे पे पहले नवरात्रा से ही बड़ी चहल पहल शुरू हो जाती थी दशहरे के अवसर पे, और सबसे पहले नवरात्रा के दिनों में यहाँ पंचमी के दिन डाढ़ देवी की सवारी का आयोजन होता था। दरबार पूरे लवाजमे के साथ डाढ़ देवी जाते थे अपने दरबारियों के साथ, और वहाँ भैंसे का बलिदान करते थे। 5 बकरों का बलिदान भी होता था और सभी जागीरदार उसमें उपस्थित रहते थे। लेकिन बाद में दरबार ने देखा कि ये खून खराबा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने सन 25-26 के बाद इस परंपरा को निषेध कर दिया था, बंद कर दिया था। कौन से महाराज साहब ने करा था? महाराज उम्मेद सिंह जी द्वितीय, जिनका शासनकाल 1889 से 1940 तक है, और वो कोटा के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं। सबसे लोकप्रिय शासक महाराज उम्मेद सिंह जी द्वितीय रहे कोटा राज्य के। तो उन्होंने ये मेला शुरू किया था और वो आधुनिक निर्माता माने जाते हैं कोटा के। तो अच्छा, दूसरी सवारी करणी माता की थी, जो सप्तमी के दिन आयोजित होती थी, और गढ़ से सवारी जाती थी नानता था बेड़ा करणी माता के वहाँ भी भैंसे का बलिदान दरबार के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा नवमी के दिन खांडी की सवारी का या यूँ कहो कि आशापुरा देवी, जो आड़ाओं की कुल देवी, उनकी सवारी का आयोजन होता था। ये सवारी साय 5 बजे गढ़ से रवाना होती थी और आशापुरा मंदिर पर दरबार खांडा रखने आते थे महेश सवारी के लवाजमे के साथ, हाथी पर बैठ करके। और खांडा एक शस्त्र होता है जिसके दोनों तरफ धार रहती। आज भी आप उसको राव माधो सिंह संग्रहालय में प्रदर्शित है वो खंडा, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ कुलदेवी हैं आशापुरा माता, उनका किशोरपुरा में मंदिर है पुराना रियासत काल का। तो यहाँ दरबार वो रखने आते थे, पूरा लवाजमा आता था सीढ़ियों पे, वो जो आते थे सवारी के अंदर लोग बाग कर्मचारी आते थे, वो सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। वो सीढ़ी भी नगर निगम ने तोड़वा दी कुछ सालों पहले। उन पे बैठता था पूरा लवाजमा, बैंड वाले, बैंड मास्टर, कलाकार। वो अब देखने को चीज़ नहीं मिल रही। तो परंपराओं में बहुत परिवर्तन हो चुका है। रियासत की यादें रह गई हैं सिर्फ अब। लेकिन हाँ, दशहरा जो है मनाया जाता है, और रावण वध भी यहाँ बराबर से जारी है। अभी 2 साल से कोविड की वजह से मेला तो नहीं भरा, लेकिन रावण वध हुआ, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही करवाया नगर निगम ने, लेकिन हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहाँ पर रियासत काल से ही शुरुआत हुई थी। मनोरंजन के साधनों की हुई थी। सर्कस, नौटंकी वाले, अजायब घर वाले, ये बराबर से शुरू से ही आते हैं यहाँ पर, और आज भी आते हैं। झूले चक्री, डॉलर वाले। उस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिल्मी कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, गीतों का नहीं होता था। तो अब ये जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से यहाँ फिल्मी कलाकारों को बुलाने की, उन गायकों को बुलाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। तो उनको बुलाया जाता है। अखिल भारतीय मुशायरा कवि सम्मेलन होते हैं, हाड़ौती कवि सम्मेलन भी यहाँ आयोजित किया जाता है। नगर सम्मेलन में बड़े नाम हो कवियों के जो यहाँ आए हुए हैं। कोटा के अंदर नामी जो है गायक आ चुके हैं कोटा के अंदर। रामधारी सिंह दिनकर कवि वो हैं। यहाँ पर महेंद्र कपूर 2 बार आ गए, स्वर्गीय मुकेश 2 बार आ गए, मन्ना डे आ गए यहाँ पर, तलत महमूद यहाँ आ गए जो गज़ल शहंशाह कहलाते हैं। महेंद्र कपूर राष्ट्रीय गायक थे, उनको अवार्ड मिले थे, बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने गाने गाए। मन्ना डे ने गाए बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत। उषा मंगेशकर यहाँ आ चुकी। इसके अलावा नई पीढ़ी के गायकों के अंदर यहाँ पर सोनू निगम आ गए, कुमार शानू आ गए, मोहम्मद अजीज़ आ चुके हैं जिनकी डेथ हो गई। तो इस तरह यहाँ गायकों का बराबर हो रहा। और तो और सुलक्षणा पंडित भी यहाँ 2 बार आ चुकी, हमने भी उनका प्रोग्राम देखा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा वो गायिका थी वो। तो मुकेश जी को भी मैंने बहुत नज़दीक से, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो हमने मेरा दोस्त था फूल सिंह, और हमने मतलब बिल्कुल करीब जा कर के मुकेश जी को देखा था। मुकेश जी के टाइम पर यहाँ पर दाऊद दयाल जी चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा था दाऊद दयाल जी से कि दाऊ जी आप जो है पक्का रंगमंच बनवा दो ना यहाँ पर, तो मैं लता मंगेशकर को भी कोटा ला सकता हूँ। तो दाऊ जी ने कहा था कि ठीक है, आप अगले साल आओगे तो आपको रंगमंच बना हुआ मिलेगा। तो उन्होंने ये श्री राम रंगमंच दाऊद दयाल जी की देन थी, जो अब तोड़ करके दूसरा नया बना दिया गया। कब बनाया था ये पहले? ये करीब 1964-65 के अंदर बना दिया गया था, या 63 में बन गया था। और पक्की दुकानें, तिरपाल का मेला ख़त्म करने के लिए तिरपाल से बड़ी परेशानी होती थी बरसात के मौसम में। तो शीतल प्रसाद जी 2 बार चेयरमैन रहे नगर पालिका के, तो बहुत माने हुए वो कानूनविद भी थे।
उन्होंने पक्की दुकानें बनवाई थी। उस कितना व्यवस्थित मेला उन्होंने जमवाया था, जो आज वो रूप ख़त्म इन्होंने कर दिया और चार दीवारी में कैद कर दिया। इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, कभी मान लो कुछ ऐसी आग वो हो गई, आगजनी या कोई घटना घट गई तो पब्लिक अंदर जो है उसका नुकसान पाएगी। हमेशा मेले खुले में लगते हैं और लगते आ रहे थे, लेकिन मैंने एक नई परंपरा देखी यहाँ कि वो बिल्कुल उसको बंदिश में कर दिया। सारा खुलापन ख़त्म हो गया दशहरे का, और पशु मेला तो इनको भरना ही होगा, तभी जाके दशहरे की रौनक लौटेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि पुरानी परंपराओं को अगर ये जीवित नहीं रख सके तो इस दशहरे का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि जो मेले के आयोजक हैं, तो उसमें आयोजन समितियां बनती हैं। अभी 2 नगर निगम हो चुके हैं, तो एक महापौर जो आते नहीं हैं, दूसरे अब मनमानी कर रहे हैं, मनमानी के आरोप लग रहे हैं। ऐसा है, यहाँ जनप्रतिनिधि कुछ तो ज़्यादातर पब्लिक अब कोटा शहर में बाहर की आ गई, उन्हें यहाँ की संस्कृति, कला, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, ना अधिकारियों को है। मेले का जो एक बिखराव और इसका जो रूप चेंज हो रहा है, उनको ABCD मालूम नहीं है यहाँ की कि मेला कैसा होना चाहिए। इसलिए इस मेले की दिन पे दिन रौनक ख़त्म हो रही है। खाली रोशनी कर देने से और ये व्यवस्थाएं कर देने से जल की, इससे कोई मेला नहीं होता। मेले का सांस्कृतिक रूप भी लोगों को देखने को मिलना चाहिए। जब पर्यटक आएगा, पर्यटक देखता है पुरानी चीज़ को, तो वो चीज़ जब तक ये नहीं ला पाएंगे तो इसकी भव्यता सारी ख़त्म हो रही है। अभी देखने वाला है, दुकानों की नीलामियां हुई, 2.25 लाख रुपए तक की दुकान जो है। दूसरी बात ये, यहाँ भाई भतीजावाद और लेन देन का मामला चलता है, ये बहुत गलत परंपरा है। यहाँ पर ऐसी बननी चाहिए जो साल भर दशहरा के बारे में चिंतन करे और सुझाव दे, इसको व्यवस्थित रूप देने के लिए। इसमें कोटा महाराव को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ की जो परंपराएं बड़ी अच्छी परंपराएं थी, उनको पुनर्जीवित किया जाए तो दशहरा